तो पैसों को लेकर चिंता, ये काफी आम बात है ना? रमित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच इसी चिंता को एक्शन में बदलने का एक सीधा सा रास्ता दिखाती है। इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि अपने पैसों के साथ डिफेंसिव खेलने के बजाय ऑफेंसिव कैसे बना जाए। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से होती है, सेक्सी बनना है या अमीर? ये सवाल ना बिल्कुल सीधा पॉइंट पर आता है। क्या फोकस अमीर दिखने पर है या फिर सच में अमीर बनने पर? क्योंकि इन दोनों चीजों के बीच का फर्क वही सब कुछ बदल देता है। तो आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? हम शुरुआत में ही गलत दिशा में क्यों चले जाते हैं? अक्सर हम छोटी छोटी डिटेल्स में ही उलझ कर रह जाते हैं। पता है, पैसों का मामला ना काफी हद तक फिटनेस जैसा है, जहां पर लोग नए नए डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज पर घंटों बहस तो करते हैं, लेकिन असल काम वही शुरू नहीं कर पाते। और ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। पैसा और खाना, इन दोनों को लेकर हमारा दिमाग लगभग एक ही तरीके से काम करता है। मतलब घंटों इस पर बहस हो सकती है कि कौन सा स्टॉक खरीदें या कौन सी डाइट आजमाएं, लेकिन असल में अपने खर्च या कैलोरी को ट्रैक करना वो हम नहीं करते। और यही बहस, यही छोटी छोटी बातों पर अटके रहना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इन छोटी छोटी चीजों पर बहस करने से एक फीलिंग आती है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम। असली काम, जो बड़े और जरूरी कदम हैं, उन्हें उठाने से हम बचते रहते हैं। तो फिर असली काम है क्या? रमित कहते हैं अमीर बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है जल्दी शुरुआत करना। लेकिन कितनी जल्दी? और क्या सिर्फ 10 साल लेट होने से सच में इतना बड़ा फर्क पड़ सकता है? चलिए देखते हैं। यहां एक छोटी सी कहानी है। दो लोग हैं, स्मार्ट सैली और डम डैन। अब सैली जो है वो 35 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करती है और सिर्फ 10 साल के लिए हर महीने $200 डालती है। वहीं दूसरी तरफ डैन 10 साल इंतजार करता है, 45 की उम्र में शुरू करता है, लेकिन वो डबल टाइम यानी 20 साल तक इन्वेस्ट करता है। नतीजा चौंकाने वाला है। 65 की उम्र में सैली के पास डैन से लगभग $60,000 ज्यादा है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत और इंतजार करने की असली कीमत। तो सवाल ये उठता है कि लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? सीधा सा जवाब है, क्योंकि बहाने बनाना आसान होता है। रमित इसको विक्टिम मेंटालिटी या विक्टिम माइंडसेट कहते हैं। ये सोचना कि अरे मैं तो पैसे बचा ही नहीं सकता, या फिर अपनी सिचुएशन के लिए दूसरों को ब्लेम करना, ये सब ना कुछ ना करने का एक आरामदायक बहाना दे देता है। और यही सोच प्रोग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो इस विक्टिम माइंडसेट से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब है, अपनी सोच में एक बदलाव लाकर। अब हम डिफेंसिव खेलना बंद करेंगे और देखेंगे कि पैसों के साथ ऑफेंसिव यानी आक्रामक रवैया कैसे अपनाया जाता है। ये सोच ही सब कुछ बदल देती है। कोई विक्टिम नहीं है, कंट्रोल अपने हाथ में है। अपनी जिंदगी के जहाज का कप्तान बनना ये कहीं ज्यादा मजेदार है। भले ही कभी रास्ता भटक जाए, जिम्मेदारी लेना और अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना ये एक बहुत पावरफुल एहसास है। इसी को कहते हैं बिग विन्स पर फोकस करना। दिन भर इस बात की चिंता करने के बजाय कि मैंने आज एक महंगी कॉफी पी ली, फोकस उन चीजों पर होना चाहिए जो हजारों डॉलर का फर्क ला सकती हैं। जैसे कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना या अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए नेगोशिएट करना। अगर ये बड़े काम सही हो गए ना, तो फिर दिन में जितनी मर्जी कॉफी पियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बिग विन कहां से मिलेगी? क्रेडिट कार्ड से। हाँ, क्रेडिट कार्ड। ज्यादातर लोग इसको एक दुश्मन मानते हैं, एक ट्रैप। लेकिन इस सेक्शन में हम समझेंगे कि इस दुश्मन को एक शक्तिशाली टूल, एक हथियार में कैसे बदला जाए। एक ऐसा टूल जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और क्रेडिट कार्ड की दुनिया में एक टर्म है जो बहुत बहुत जरूरी है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेट। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जितनी क्रेडिट लिमिट मिली है उसमें से कितना इस्तेमाल हो रहा है। रूल ऑफ थंब यह है कि इसको 30% से नीचे रखा जाए, क्योंकि ये क्रेडिट स्कोर का लगभग 30% हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा डिसाइड करता है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनियों को उनके ही खेल में कैसे हराया जाए, उसके लिए हैं ये 6 आदेश या कमांडमेंट्स। और ये बहुत सिंपल हैं। अपना बिल हमेशा हर बार टाइम पर भरें। अगर कोई फीस लगती है तो उसे माफ करवाने के लिए कॉल करें। अपना एपीआर कम करवाने के लिए नेगोशिएट करें। पुराने कार्ड्स को बंद ना करें और क्रेडिट लिमिट बढ़वाने की कोशिश करें अगर कोई कर्ज नहीं है। और हाँ, अपने कार्ड के छुपे हुए फायदों का इस्तेमाल करें। ये सिंपल नियम क्रेडिट कार्ड को एक बोझ से एक ताकतवर एसेट बना देते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यहाँ एक असली रीडर,
एलिसन रेनॉल्ड्स का अनुभव है। 25 साल की उम्र में उन पर $8,500 का क्रेडिट कार्ड डेट था। 28 की उम्र तक उनके पास $50,000 की सेविंग्स थी, वो पूरी तरह डेट फ्री थी और उस साल घर खरीदने जा रही थी। मतलब सिर्फ 3 साल में इतना बड़ा बदलाव। ये दिखाता है कि ये प्रिंसिपल्स सच में असल जिंदगी में काम करते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पर कंट्रोल पाने के बाद अगली बिग विन है कर्ज से निपटना। डेट यानी कर्ज अक्सर एक उम्र कैद की सजा जैसा लग सकता है, लेकिन रमित कहते हैं कि इसको ऐसे मत देखो। ये असल में सिर्फ एक मैथ प्रॉब्लम है और हर मैथ प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए एक मैथ प्रॉब्लम देखते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, एक आईफोन की असली कीमत कितनी होती है? मतलब अगर उसे क्रेडिट पे खरीदा जाए और टाइम पर ना चुकाया जाए तो? और ये रहे जवाब, उसकी छुपी हुई लागत। ये नंबर्स सच में चौंकाने वाले हैं। अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया जाए तो $1,000 का आईफोन असल में $1,700 से ज्यादा का पड़ता है और उसको चुकाने में 9 साल से ज्यादा लग जाते हैं। और $10,000 के फर्नीचर को देखिए, 32 साल, और अब ओरिजिनल कीमत से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट भर देंगे। यही है कर्ज का जाल। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। एक है स्नोबॉल मेथड। ये साइकोलॉजी पर काम करता है। इसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म किया जाता है ताकि एक जीत का एहसास हो और मोटिवेशन बना रहे। दूसरा है स्टैंडर्ड मेथड, जो सीधे मैथ पर चलता है। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को पहले चुकाया जाता है ताकि सबसे ज्यादा पैसा बचे। अब सवाल है, कौन सा बेहतर है? जवाब, जो भी आप असल में शुरू कर दें। बहस करने से बेहतर है एक्शन लेना। और एक्शन लेने के लिए ये रहा एक 5 स्टेप प्लान। बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, पता लगाओ कि आखिर टोटल कर्ज है कितना। स्टेप 2, डिसाइड करो कि पहले कौन सा कर्ज चुकाना है। स्टेप 3, अपने इंटरेस्ट रेट को कम करवाने के लिए बैंक से बात करो। स्टेप 4, ये तय करो कि इसके लिए पैसा आएगा कहां से। और सबसे जरूरी स्टेप 5, शुरू हो जाओ बस। यहां एक और असली कहानी है शॉन विल्किंस की। उन्होंने इन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके 2 साल के अंदर $40,000 का कर्ज चुकाया और उसके बाद उनकी और उनकी पत्नी की सेविंग्स लगभग $2 लाख तक पहुंच गई। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि एक सही प्लान के साथ कुछ भी मुमकिन है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? क्रेडिट ठीक करना, कर्ज चुकाना, ये सब क्यों करना है? इस सब का आखिरी मकसद, अल्टीमेट गोल क्या है? वो है एक रिच लाइफ डिजाइन करना। एक ऐसा जीवन जिसे पैसे नहीं बल्कि आप खुद डिजाइन करते हैं। तो ये रिच लाइफ है क्या? ये सेक्सी दिखने के बारे में नहीं है, ये असरदार यानी इफेक्टिव होने के बारे में है। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों से सच में खुशी मिलती है उन पर खुलकर खर्च करो, और जिन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता उन पर बेरहमी से कटौती करो। पैसा यहाँ पर गोल नहीं है, सिर्फ एक टूल है, अपनी पसंद की जिंदगी डिजाइन करने का एक टूल। और ये जिंदगी स्प्रेडशीट्स के बाहर जी जाती है। किसी के लिए एक रिच लाइफ ऐसी दिख सकती है जैसे एस्ली लिगाया के लिए। वो साल में 1 या 2 बार 1 महीने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल करती हैं। पिछले साल साउथ अफ्रीका, इस साल कोरिया। ये इस फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। पैसे का इस्तेमाल उन अनुभवों के लिए करना जो सच में मायने रखते हैं, ना कि सिर्फ चीजें इकट्ठा करने के लिए। तो इन सभी सिद्धांतों और उदाहरणों के बाद अब सबसे जरूरी सवाल यही बचता है, मेरी रिच लाइफ कैसे दिखती है? इसका जवाब ढूंढना ही पहला कदम है।